साथियों, मैं सरताज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ लेखक पीयूष बबेले की लिखित नेहरू मिथक और सत्य इतिहास के संदर्भ में कुछ बातें। लेखक ने अपनी कलम को खोलने से पहले अपनी तरफ से कुछ शब्द बयां किया है, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लिया है। यह किताब पिछले 60 साल से नेहरू के खिलाफ चलाए जा रहे अघोषित मुकदमे में नेहरू का मुकम्मल बयान है। इसलिए जो लोग नेहरू को जाने बिना ही उसके निंदक हो गए, उन्हें एक बार नेहरू को जानना और सुनना जरूर चाहिए। अगर वह नेहरू का बयान सुनने के बाद उनसे असहमत होंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी पंडित नेहरू को ही होंगी, क्योंकि असहमतियों का संवाद लोकतंत्र की संजीवनी है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद की स्थापित की हुई चीज को संजीवनी मिले देखकर खुश न हो। तो भारतीय लोकतंत्र के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू की दुनिया में आपका स्वागत है। पंडित नेहरू जी आज़ादी के दिन रेडियो पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संदेश में कह रहे हैं। दिन था 15 अगस्त 1947। आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था, वह कुछ हमारी आंखों के सामने आ गया। चीजें हमारे कब्जे में आई। दिल हमारा खुश होता है कि एक मंजिल पर हम पहुंचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की है। और यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं भारत की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शख्स ने नहीं दी है, आपने दी है। और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रहूँगा कि उस खिदमत को करूँगा। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था, वह हटा। लेकिन आज़ादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने का है। हमें गरीबी दूर करना है, बीमारी दूर करना है, अनपढ़े को दूर करना है। और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब जनता को फ़ायदा हो। हमने और अपने ख्वाब देखे। हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब, उन ख्वाबों में क्या था? जब ख्वाब खाली नहीं, तो नहीं था कि अंग्रेज़ कौम यहाँ से चली जाए और हम फिर एक गिरी हुई हालत में रहें। जो स्वप्न था वह यह कि हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों की हालत अच्छी हो, उनकी गरीबी दूर हो, उनकी बेगारी दूर हो, उनकी बेकारी दूर हो, उन्हें खाना मिले, उन्हें रहने को घर मिले, पहनने को कपड़ा मिले, सब बच्चों को पढ़ाई मिले और हर एक शख्स को मौका मिले कि हिंदुस्तान में वह तरक्की कर सके, मुल्क की खिदमत करे, अपनी देखभाल कर सके। और इस तरह से सारा मुल्क उठेगा।
15 अगस्त 1960 को आज़ादी के 13 साल बाद नेहरू बता रहे हैं, आज हम यहाँ जमा हुए हैं कोई तमाशे के तौर पर नहीं, तमाशा देखने या दिखाने नहीं, बल्कि पुरानी बातों को याद करने और आगे देखने के लिए। इसलिए कि फिर से हम अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं अपने सामने रखें। हमें आज़ादी मिली परिश्रम से, कुर्बानी से, मेहनत से, सब बातों से। लेकिन आप समझें कि आज़ादी मिलने के बाद कौम का काम ख़त्म हो जाता है, तो यह एक गलत विचार है। आज़ादी की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, कभी उसका अंत नहीं होता। हमेशा उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, हमेशा उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, तब वह कायम रहती है। जब कौम या मुल्क ढीली पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, असली बातें भूलकर छोटे झगड़ों में पड़ जाती है, उसी वक्त उसकी आज़ादी फिसलने लगती है। इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा, आज का दिन कोई तमाशे का दिन नहीं है। यह एक बार फिर से इकरार लेने का दिन है, फिर से प्रतिज्ञा करने का, फिर से ज़रा अपने दिल में देखने का कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं। 15 अगस्त 1951 को लाल किले से वह बता रहे हैं, अजीब हालत है। मैंने देखा एक बहुत पुराने ज़माने में अक्सर बड़े ज़ोरों से काम होते थे। आज़ादी की लड़ाई में मुकाबला होता था, और फिर मैंने देखने लगा कि कुछ लोग जो पहले अक्सर काम भी करते थे, लेकिन अब उस काम की याद में आराम करते हैं। तो जहाँ काम की बजाय आराम ज़्यादा हुआ, कौम कमज़ोर हुई। जहाँ हमारी हिम्मत की बजाय एक सुस्ती आ गई, तो कौम कमज़ोर हुई। किस तरह से इस मुल्क के रहने वाले हम सब, आप और हम एक किश्ती पर हैं। अगर वह किश्ती हिलती है तो हम सब हिलते हैं, अगर वह किश्ती डूबती है तो हम सब डूबते हैं। कोई यह न समझे कि अगर मुल्क गिरे तो कुछ लोग बच जाते हैं, अगर मुल्क आगे बढ़े तो फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन बाज रास्ते ऐसे हैं जो हमें गलत तरफ ले जाते हैं। वे रास्ते हैं आपस में झगड़े के, तशद्दुद के, वायलेंस के। क्योंकि आजकल कहीं कहीं फिर से आवाज़ें उठती हैं कि आपस में झगड़कर, लड़ाई लड़कर, उधम मचाकर मुल्क की तरक्की करें, कौम की तरक्की करें। एक अनजानेपन की आवाज़ है या जानबूझकर मुल्क तबाह करने की आवाज़। हमें और आपको आपस के झगड़े से आगाह होना चाहिए, चाहे कितना ही ऊंचा उसका नाम क्यों न हो, चाहे यह क्यों न कहा जाए कि यह मुल्क के फ़ायदे के लिए है। झगड़े भी तरह तरह के हैं, ऊंचे ऊंचे नाम हैं। हम किसानों के लाभ के लिए झगड़ा करते हैं, या हम यहाँ के मज़दूर भाई हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन झगड़े और फसाद से, खून बहाने से न मज़दूर आगे बढ़ेगा, न किसान आगे बढ़ेगा, खाली मुल्क तबाह होगा। दूसरे वे लोग हैं जो आप जानते हैं कि मज़हब और धर्म के नाम से इस किस्म का झगड़ा फसाद करते हैं, फिरका परस्ती करते हैं। आपने काफ़ी इस सबक को सीखा और समझा। इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इस तरह से कमजोरी और बढ़ेगी। हमारी सारी ताकत बजाय आगे बढ़ने के और गिरेगी। इन बातों से आगाह रहना है। और तीसरी कौम उन खुदगर्ज लोगों की है जो पैसे के लालच में काला बाजारी कर रहे हैं, या किसी तरह से धोखेबाजी से, झूठ से
पैसा बनाएं और मुल्क का काम नुकसान करें। ये तीन रास्ते हैं जो मुल्क को तबाह करते हैं। इन तीनों को आपको समझना है। शान से हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, शान से हमें आगे बढ़ना है, शान से हमें यह हिंदुस्तान की आज़ादी की मशाल है उसको लेकर चलना है। और जब हमारे हाथ कमज़ोर हो जाएं तो औरों को देना है, ताकि नौजवान हाथ उसको उठाएं और हम अपना काम पूरा करके फिर चाहे खाक में मिल जाएं, लेकिन जब तक हाथ में, जिस्म में, शरीर में ताकत और बल है, उस वक्त तक उस ताकत को इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इस मुल्क को करोड़ों आदमियों की खिदमत करने में इस्तेमाल करें, काम में लाएं। और जब ताकत ख़त्म हो जाए तो हमारा भी काम ख़त्म हुआ। तब फिक्र नहीं हमारा क्या होगा, और लोग आएंगे। 1 मार्च 1950 को मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र में हिंदू महासभा की गतिविधियों से आगाह करते हुए नेहरू लिखते हैं, हम में से कुछ लोगों की यह फितरत है कि वे भारत के मुसलमानों से देश के प्रति वफादारी साबित करने और पाकिस्तान समर्थक प्रवृत्तियों की निंदा करने की मांग करते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां निश्चित तौर पर गलत हैं और उनकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि वह हर बार भारतीय मुसलमानों के वफादारी साबित करने पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालना गलत है। वफादारी किसी आदेश या भय से पैदा नहीं होती, यह वक्त के सहज प्रवाह में अपने आप पैदा होती है और धीरे धीरे न सिर्फ एक प्रेरक मनोभाव बन जाती है, बल्कि व्यक्ति को लगता है कि उसी में उसका भला है। हमें ऐसे हालात बनाने होंगे जिसमें लोगों के अंदर इस तरह के मनोभाव पैदा हो सके कि किसी भी हाल में अल्पसंख्यकों को निंदा करने और उन पर दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक वाकया 1920 के दशक का है जिसे पीयूष बबेले ने लिखा है। तब तक संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के किसान की लड़ाई लड़ते लड़ते नेहरू देश के किसान नेता बन चुके थे। वह पंजाब के ग्रामीण इलाके के दौरे पर गए। एक गांव के किसानों ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। जवाब में नेहरू जी ने भी भारत माता की जय के नारे से ही अपना संवाद शुरू किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप जिसका जयकारा लगा रहे हैं वह भारत माता कौन है। कुछ लोगों ने कहा कि यह धरती ही उनकी भारत माता है। फिर कुछ लोगों ने कहा, नहीं, ये नदी, पहाड़, खेत खलिहान, यही सब मिलकर भारत माता बनती है। इसे अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद कराना है। तब नेहरू जी ने कहा, ये सब बातें जो आपने भारत माता के बारे में बताई हैं वे हैं तो सही, लेकिन ये तो हमेशा से है। आखिर धरती को या नदी पहाड़ों को तो आज़ादी चाहिए नहीं। आज़ादी तो इस धरती पर रहने वाले हम इंसानों को चाहिए। अंग्रेजी राज में जुल्म, गरीबी और भूखमरी का सामना तो आखिरकार हम भारत के लोग ही कर रहे हैं। अगर हम न हों तो इस धरती को भारत माता कौन कहेगा। आखिर जो हम कर रहे हैं वह अपनी आज़ादी के लिए ही तो कर रहे हैं। इसलिए जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम भारत के 30 करोड़ लोगों की जय बोलते हैं। 29 करोड़ लोगों को आज़ाद कराने की जय बोलते हैं। इस तरह हम
सब भारत माता का एक एक टुकड़ा है। हमसे मिलकर ही भारत माता बनती है। तो जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में अपनी ही जय बोल रहे होते हैं। और जिस दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, हमारे तन पर कपड़ा होगा, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिलेगी, हम सब खुशहाल होंगे, उसी दिन भारत माता की सच्ची जय होगी। 15 अगस्त 1948 का लाल किले से दिए गए भाषण को आप देखिए, जहां जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, क्या चीज़ है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हजारों बरस पुरानी है। लेकिन आखिर में हिंदुस्तान आज क्या है, सिवाय इसके कि जो आप हैं और मैं हूँ और जो लाखों लोग और करोड़ों आदमी हैं जो इस मुल्क में बसते हैं। अगर हम भले हैं, हम मजबूत हैं तो हिंदुस्तान मजबूत है, और अगर हम कमज़ोर हैं तो हिंदुस्तान कमज़ोर है। अगर हमारे दिल में ताकत और हिम्मत है और कुव्वत है तो वह हिंदुस्तान की ताकत हो जाती है। अगर हम में फूट है, लड़ाई कमजोरी है तो हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाता है। हिंदुस्तान हम में से कोई अलग चीज़ नहीं है। हम हिंदुस्तान के एक छोटे टुकड़े हैं, हम इसकी औलाद हैं। और इसी के साथ याद रखिए, आज जो हम सोचते हैं और जो कार्रवाई करते हैं उससे कल का हिंदुस्तान बनता है। बड़ी जिम्मेदारी आप पर, हम पर और हिंदुस्तान के रहने वालों पर है। जय हिंद हम पुकारते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन जय हिंद तो तब हो जब हम सही रास्ते पर चलें, सही खिदमत करें और हिंदुस्तान में ऐसी बात न करें जिससे इसकी शान कम हो या वह कमज़ोर हो। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1951 को उन्होंने कहा, अभी कुछ दिनों में एक बड़ा चुनाव होने वाला है। आपके पास तरह तरह की बातें रखी जाएंगी, कही जाएंगी। मैं उसमें नहीं जाता और न मुनासिब है कि जाऊं। सिवाय इसके कि इस मौके पर मैं उम्मीद करता हूं आप सारे मुल्क के लोग शांति से, सहयोग से और अक्ल से काम लेंगे। कोई झगड़ा फसाद नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त पर झूठ फरेब बहुत चलता है, धोखेबाजी भी। उसमें आप नहीं पड़ेंगे और न औरों को पड़ने देंगे। जो चुनाव यहाँ होने वाला है दुनिया के इतिहास में एक ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी देश में प्रजातंत्रवादी चुनाव में इतने 17-18 करोड़ लोग नहीं पड़ते। तो इतनी बड़ी बात है, एक बड़ा इम्तिहान हमारे लिए है। उस इम्तिहान में अगर हम कामयाब हुए तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, नहीं हुए तो हम कुछ कमज़ोर होंगे और ऐसे मौके पर कमज़ोर होंगे जबकि काफ़ी खतरे हैं। 22 नवंबर 1951 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज रात मैं आपसे देश में हो रहे आम चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सबको इसके बारे में पहले से पता है। इसे लेकर मुल्क में एक बड़ी दिलचस्पी है। यह सही है कि आप भारतीय गणराज्य के नागरिक की हैसियत से इतिहास में हो रही अपने तरह की पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। यह ज़रूरी है कि लोग देश की समस्याओं से और दूसरे मामलों में और चुनाव में भागीदारी करें, क्योंकि इससे सरकार बनती है और आपका भविष्य प्रभावित होता है।
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई है। हमारा कसूर नहीं, वाक़यात से ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। लेकिन बात यह है कि हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। यह ना समझिए कि वे कौमें जादू से खुशहाल हो गईं, मेहनत से हुई हैं और अक्ल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अक्ल से बढ़ सकते हैं। कोई और चारा नहीं है। कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया इंसान के काम से चलती है। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में कारीगर, काम इससे चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठकर इंतज़ाम करते हैं, वे दौलत नहीं पैदा करते। किसान या कारीगर अपनी मेहनत से दौलत पैदा करते हैं। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। अभी मुझे खुशी हुई देखकर कि पंजाब के सूबे में काम करने के वक्त बढ़ाए गए। इससे पंजाब की दौलत बढ़ेगी, पंजाब के लोगों को फ़ायदा होगा और किसी को नहीं। हमारे यहाँ छुट्टियाँ बहुत हैं। इतनी छुट्टियाँ हैं कि इसमें दुनिया भर में कोई हमारा मुल्क मुकाबला नहीं कर सकता। छुट्टियाँ अच्छी चीज़ हैं, यह आदमी को ताज़ा करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टी ज़रा कमज़ोर भी कर देती है और काम की आदत भी निकल जाती है। आप जानते हैं कि एक गांव में हमने पंचायती राज शुरू किया कि गांव वाले भी आज़ादी के हिस्सेदार हैं और वे खुद अपना प्रबंध और इंतज़ाम करें। ये कोई चंद अफसर की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की बातें नहीं हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। यह हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों की, एक एक गांव की बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम पंचायती राज चाहते हैं। एक एक पंचायत में वहाँ के लोग, पंच सरपंच तगड़े हों, वे आज़ाद हों, अपने गांव की और अपने मुल्क की हिफाजत करें। इस तरह से सारे मुल्क में लोग करें। आगे 15 अगस्त 1962 को लाल किले से नेहरू जी बताते हैं, हम खाली ऐंठते और लंबी लंबी बातें करते रहें और दुनिया आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें समझना है कि हम एक बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए हिंदुस्तान में रहते हैं, और अगर हम उसके साथ तेज़ी से नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बदलना है, हमें विज्ञान को बढ़ाना है, हमें मेहनत करके इस मुल्क में नए तरीके निकालने हैं, कारखाने बनाने हैं, ख़ास तौर से खेती की तरक्की करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जड़ यही है। यहाँ के किसान उसकी पीठ हैं या जड़, आप चाहे जो कहें। वे आजकल के औजारों का इस्तेमाल करते हैं और आजकल के हल चलाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। वे 1000 बरस पुराने औजार चला रहे हैं। दुनिया बदल गई और खेती 1000 बरस पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बदलना है, हम बदल रहे हैं। हमारे यहाँ पंचायती राज है और तरह तरह की बातें इतिहास में हो रही हैं, जो हमारे करोड़ों आदमियों को, जो गांव में रहते हैं, हल्के हल्के बदल रही हैं। सब में बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी इमारत देखी या बड़ा कारखाना देखा, बल्कि यह कि हिंदुस्तान के किसान हल्के हल्के पढ़ाई से किस तरह से बदल रहे हैं। गांव में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक दिन आने वाला है जब कोई बच्चा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं रहेगा जिसको पढ़ने लिखने का मौका न मिले।
लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1951 को उन्होंने कहा, अभी कुछ दिनों में एक बड़ा चुनाव होने वाला है। आपके पास तरह तरह की बातें रखी जाएंगी, कही जाएंगी। मैं उसमें नहीं जाता और न मुनासिब है कि जाऊं। सिवाय इसके कि इस मौके पर मैं उम्मीद करता हूं आप सारे मुल्क के लोग शांति से, सहयोग से और अक्ल से काम लेंगे। कोई झगड़ा फसाद नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त पर झूठ फरेब बहुत चलता है, धोखेबाजी भी। उसमें आप नहीं पड़ेंगे और न औरों को पड़ने देंगे। जो चुनाव यहाँ होने वाला है दुनिया के इतिहास में एक ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी देश में प्रजातंत्रवादी चुनाव में इतने 17-18 करोड़ लोग नहीं पड़ते। तो इतनी बड़ी बात है, एक बड़ा इम्तिहान हमारे लिए है। उस इम्तिहान में अगर हम कामयाब हुए तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, नहीं हुए तो हम कुछ कमज़ोर होंगे, और ऐसे मौके पर कमज़ोर होंगे जबकि काफ़ी खतरे हैं। 22 नवंबर 1951 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज रात मैं आपसे देश में हो रहे आम चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सबको इसके बारे में पहले से पता है। इसे लेकर मुल्क में एक बड़ी दिलचस्पी है। यह सही है कि आप भारतीय गणराज्य के नागरिक की हैसियत से इतिहास में हो रही अपने तरह की पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। यह ज़रूरी है कि लोग देश की समस्याओं से और दूसरे मामलों में और चुनाव में भागीदारी करें, क्योंकि इससे सरकार बनती है और आपका भविष्य प्रभावित होता है। यहाँ 31 दिसंबर 1952 को ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित नेहरू जी के राष्ट्र के नाम कुछ हिस्से दिए हैं पीयूष बघेल जी ने। हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा अब बासी पड़ गई है। ज़रूरत इस बात की है कि इन सब चीज़ों को एक नए सांचे में ढाला जाए और हमारी जनता की भौतिक और आध्यात्मिक खुशहाली को बढ़ाएं। हमें खूब सोच विचार कर एक ऐसी सामाजिक दर्शन पर चलना है जो इस ढांचे को बुनियादी तौर पर बदलने का इरादा रखता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिस पर निजी मुनाफे और निजी लालच का जोर न चलता हो, जहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक ताकत का ईमानदारी से बंटवारा हो। हर हाल में हमारा मकसद है वर्गहीन समाज की स्थापना। एक ऐसा समाज जो बराबरी का मौका देता हो। हम ऐसा समाज बनाएं और बाअमन लोकतांत्रिक तरीकों पर अमल करके बनाएं। मैं आपसे पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसे 2.5 साल की कड़ी मेहनत और खूब सोच विचार के बाद योजना आयोग ने तैयार किया है। संसद ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे पूरी ताकत के साथ पूरे भारत में लागू करने का समय आ गया है। इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हम उन सोशल फिलॉसफी को देश में लागू करना चाहते हैं जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। पंचवर्षीय योजना पूरे देश में लागू होगी। वह राज्य और स्थानीय इलाकों के बारे में अलग से विचार करती है। प्लान समाज सेवा के इच्छुक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका देता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिकाएं हैं। निजी क्षेत्र पर एक हद तक कंट्रोल आयद है। निजी क्षेत्र को प्लान की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने के लिए ऐसा काम करना ज़रूरी था। इस परियोजना में खेती, उद्योग और सामाजिक सेवाओं को आपस में मिलाने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि खेती हमारा सबसे बड़ा काम होगा, इसलिए इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है।
यह जान लीजिए कि समृद्ध खेती की अस्थायी बुनियाद पर ही हम औद्योगिक प्रगति कर सकते हैं। हाँ, यह ज़रूरी है कि खेती को देश की बेहतर अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होगा। आधुनिक राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्योग तरक्की करें, क्योंकि बिना औद्योगिक विकास के लोगों की जिंदगियों को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता, न ही मुल्क को मजबूत किया जा सकता है और न ही हमारी आज़ादी की हिफाजत की जा सकती है। खेती में विकास के लिए बल्कि किसी भी तरह की राष्ट्रीय प्रगति के लिए जमीन संबंधी एक उचित नीति का होना ज़रूरी है। बहुत से राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में आगे बढ़े भी हैं। हमें हर हाल में यह काम पूरा करना है और ज़मीन के मामले में हर तरह के बिचौलियों को ख़त्म करना है और ज़मीन रखने की सीमा यानी सीलिंग तय करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला लक्ष्य कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा। खेती की नई नई तकनीक का फ़ायदा उठाया जाएगा। अगर हमें गरीबी से लड़ना है और जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो खेती और उद्योग दोनों जगह उत्पादन बढ़ाना होगा। इसलिए जहां हम काम करते हैं, देश को अपनी टांगों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसके तमाम हिस्सों में संतुलित अर्थव्यवस्था चाहते हैं। हम घरेलू बाजार के विस्तार के बारे में ख़ास तौर से काम करना चाहते हैं ताकि जीवन स्तर ऊंचा उठे। आत्मनिर्भरता हासिल करने और लोगों को काम धंधा मुहैया कराने में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का सबसे ज़्यादा महत्व होगा। मैं अब उन लक्ष्यों के बारे में बताऊंगा जो हमने तय किए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन। हमें हर हाल में भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि हमें अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। प्लान में खाद्यान्न उत्पादन 8 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 8 मिलियन एकड़ ज़मीन पर बड़ी सिंचाई परियोजना और 11 मिलियन एकड़ ज़मीन पर लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ हमने तय किया कि 7 मिलियन एकड़ अतिरिक्त ज़मीन को खेती के दायरे में लाया जाए। आपको हमारी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पता ही होगा। यह परियोजनाएं सिंचाई के अलावा लाखों किलोवाट बिजली पैदा करेगी, जो उद्योगों के काम आएगी। आजकल हर तरह के विकास के लिए बिजली बुनियादी ज़रूरत है। हमने लघु सिंचाई परियोजनाओं को बहुत महत्व दिया है क्योंकि वह बहुत तेज़ी से पूरी होती हैं और पूरे देश में कहीं व्यापक परिणाम देती है। नेहरू ने देश में सबसे पहली आईआईटी की नींव आईआईटी खड़गपुर के रूप में 1952 में डाली। इसी साल यहाँ इंजीनियरिंग के पहले बैच की पढ़ाई शुरू हो गई। 4 साल बाद 21 अप्रैल 1956 को नेहरू न सिर्फ यहाँ से पास हुए, देश के पहले 150 इंजीनियर्स के दीक्षांत समारोह में पहुँचे, बल्कि यहाँ 4 साल में बनकर तैयार हुई भव्य इमारत का भी नज़ारा लिया। इन्होंने कहा, जब मैं इन नौजवानों को, इन नए ग्रेजुएट्स को देखता हूँ तो मेरे दिल में जो बात उठती है वह एक किस्म की ईर्ष्या है। वैसे ईर्ष्या इसके लिए एकदम सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कोई और लफ्ज़ मेरे जहन में आ ही नहीं रहा है। मैं उन्हें अपने कैरियर में आगे निकलते देख रहा हूँ। वैसे तो हर नौजवान लड़के या लड़की के लिए यह एक एक्साइटिंग मौका होता है, लेकिन ये लोग एक ऐसे समय में निकल रहे हैं जिसकी उनके लिए और इस मुल्क के लिए ख़ास अहमियत है। एक बार ये लगता है कि ऐसा कहकर कहीं मैं भारत के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा हूँ।
मैं ऐसा कहने से खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत मेरे खून में, मेरी हड्डियों में, हर चीज़ में, मेरे ख्यालों में और हर जगह शामिल है। मैं इस भारत को, आज की दुनिया को और इसके पुराने इतिहास के बेहतर संदर्भ में देख रहा हूँ। जब मैं इस तरह से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया में जीने के लिए इस समय भारत से ज़्यादा एक्साइटिंग जगह कोई दूसरी नहीं है। गौर करिए, मैं एक्साइटिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आरामदायक और दूसरे किसी खुशनुमा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। भारत रहने के लिए एक कठिन जगह है और कठिन जगह रहेगा। इसके बारे में कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। भारत में मज़े से रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ आराम के लिए भी बहुत गुंजाइश नहीं है। हालांकि कभी कभी आराम भी अच्छा होता है, लेकिन भारत में सख्त, एक्साइटिंग, रचनात्मक और जोखिम भरा जीवन बिताने के लिए जगह ही जगह है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इन नौजवान लड़के लड़कियों से, जिन्होंने एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग हासिल कर ली है, जो भारत के इतिहास के एक ख़ास मुकाम पर अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं, उनसे मुझे ईर्ष्या हो रही है। वैसे शिकायत करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के लोग ने भी एक खूब एक्साइटिंग ज़िंदगी बिताई है। गौर कीजिए, मेरी पीढ़ी के लोग, और हर जगह के जोखिम का लुत्फ़ उठाया। हमने भी बहुत सी चीज़ों को होते हुए देखा है। एक वक्त ऐसा था, और हर वक्त अभी गुजरा नहीं है, जब हम हर तरह के ख्वाबों में डूबे हुए थे। उन ख्वाबों के लिए काम करने में मज़ा आता था। फिर हमने उन ख्वाबों को हकीकत में बदलते देखा। ज़िंदगी में बड़े काम से जुड़ाना और फिर उसे पूरा होते देखने से बड़ा कोई सुख नहीं है, क्योंकि हमने खुद को एक बड़े काम से जोड़ लिया था। इसलिए उस काम की महानता हम पर भी नाजिल हुई। आप जितना ऊंचा सोचते हैं, आप उतना ही ऊंचा करते हैं। जब उद्देश्य महान होता है तो उस महानता का एक हिस्सा आप में भी आ जाता है। अगर आप छोटी चीज़ों में पड़ जाओगे तो छोटे रह जाओगे, लेकिन आप हिम्मत करोगे और ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों के पीछे जाओगे और उन्हें पूरा करने की जीत और कोशिश करोगे, तो उस पूरी कवायद में आप भी बड़े हो जाओगे। 13 फरवरी 1949 को नेहरू ने गोधरा में वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में ही उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। मूर्ति अनावरण के मौके पर नेहरू ने जो कुछ कहा वह इस तरह है। सरदार पटेल के साथ मेरा जुड़ाव 30 साल पुराना है। यह कोई मामूली साथ नहीं। हमने बड़े से बड़े काम साथ मिलकर किए हैं। हमने साथ मिलकर बड़े बड़े खतरों का सामना किया है। इनमें हमने उतार चढ़ाव देखें। आपको तो पता ही है कि पिछले 30 साल से हमारे मुल्क ने बड़ी ऊंच नीच देखी। कई बार तो ऐसा लगा कि मुल्क अपनी ताकत और हिम्मत खो रहा है, लेकिन वह दोबारा खड़ा हो गया। इस दौरान हमारे मुल्क ने कई मामलों में बड़ी कामयाबी और फतह हासिल की, लेकिन कई मामलों में उसे त्रासदी और नाकामियां झेलनी पड़ी। ऐसे हालत में एक आदमी दूसरे आदमी के साथ चलता है और हालात को झेलता है, तो वे लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं। इसके बाद 3 साल तक सरदार पटेल और मैं दूसरे दोस्त और साथियों के साथ
अहमदनगर फोर्ट में कैद रहे। 3 साल हम साथ थे और रात दिन एक दूसरे को देखते थे। और अब पिछले 2.5 साल में हम एक नए तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह नया तरीका है नई दिल्ली में भारत सरकार का कामकाज। हम लोग तकरीबन रोज एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। आपस में मिलकर उनका हल निकालते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इन 3 साल में हमारे मुल्क में किस कदर की आफत आई। हमने पंजाब और दिल्ली के आसपास तूफान का सामना किया, तो इस तरह पिछले 30 साल से हम लोगों का चोली दामन का साथ है। तो जब इस तरह का साथ होता है तो एक दूसरे के बारे में गहरी समझदारी और नज़दीकी पैदा हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो कैसे काम चलेगा। कुछ जगहों पर इस तरह की गलत बात चलती है कि मेरे और सरदार के बीच समझदारी की कमी है। मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन या रात आई हो जब मैंने उनसे मशवरा न किया हो। तो मैं खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और यह काम मुझे सौंपा और मुझसे इस मूर्ति का अनावरण करने को कहा। असल बात तो यह है कि मुझे अपने बड़े नेताओं की मूर्ति का या स्मारक बनाए जाने का ख्याल ज़्यादा पसंद नहीं है। जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, मैंने तो महात्मा गांधी तक के बुत बनाने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कोशिशों के बावजूद लगातार बुत बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्टैचू और स्मारक बनाने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन 2 वजहें हैं जिसमें मैं ऐसा करने से रोकता हूँ। पहली बात तो यह है कि लोग यह समझते हैं कि मूर्ति बनाकर उन्होंने किसी महापुरुष के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी। ऐसा करना ठीक नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बताए रास्ते और आदर्शों पर चलें। महात्मा गांधी भी मुझसे कहा करते थे कि वह नहीं चाहते कि उनका कोई भी बुत बनाया जाए। वह हमें याद दिलाते थे कि अगर हम उनकी इज्जत करते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यही असली सम्मान होगा, न कि उनका कोई स्टैचू बना दें और बाद में उन्हें भूल जाना और उनके संदेश और सलाह के खिलाफ काम करना। दूसरी बात यह है कि जो स्टैचू बनाए जाते हैं समान तौर पर वे बहुत अच्छे नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि कला की दृष्टि से वे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। असली बात यह है कि हर राष्ट्र, हर देश अपने महान पुरुषों को याद करे। आने वाली पीढ़ियों को भी उन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें याद रख करने के बहाने हम उनके आदर्शों, उनके दौर, उनकी सलाह को भी याद करते हैं और इस तरह उनके बारे में कुछ सोच विचार शुरू करते हैं। सरदार पटेल सिर्फ गुजरात भर के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। उन्होंने आज़ाद भारत का नक्शा तैयार किया था। भारत को आज़ादी दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और बाद में आज़ाद देश को बनाए रखने में भी उन्होंने खूब योगदान दिया है। अभी भी बहुत से काम बचे हुए हैं, इसलिए यह पूरा भारत उन्हें याद करता है। लेकिन गुजरात में जहां उनका जन्म हुआ है और जहां उन्होंने अपने महान कामों से इज्जत पाई, तो यह बहुत अच्छा है कि आप उनका बुत बनाएं। इसलिए मैं यह पवित्र काम करके बहुत खुश हूँ। 15 अगस्त 1963 को लाल किले से अपने अंतिम भाषण में नेहरू अमन के साथ खड़े थे। नेहरू ने कहा, हमने अपने आप को अमन का, शांति का एक अलंबरदार बनाया। दुनिया में शोहरत हुई कि हिंदुस्तान शांति के लिए है। यह ठीक बात थी। हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती, शांति के साथ गफलत नहीं चलती, शांति के साथ मेहनत और शक्ति चलती है। तभी हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। पर साल आप और हम सब को यकायक फिर एक धक्का लगा जब हमारी सरहद पर हमला हुआ। उस एक मुल्क को जिसको हम दोस्त समझते थे,
उसने जोरों से हमला किया और सरहद पर हादसे हुए। हमें तकलीफ़ हुई, लेकिन उसका भी एक अच्छा नतीजा हुआ। वह यह कि उसने हमें इस गफलत से निकाला और सारे मुल्क में एक नई हवा चली और लोग तैयार होने लगे। हर तरफ जोश था और एक कुर्बानी दी जा रही थी। क्या किया जा रहा था मुझे अभी याद है, और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह हमारी आम जनता उस समय महीनों तक अपनी हर चीज़ जो उसके पास थी देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने पैसे दिए, हमारे कोष में सोना चांदी सब कुछ दिया। सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया जिनके पास सबसे कम था। और यकायक हिंदुस्तान भर में एक हवा चली जिसमें लोग आपसी झगड़े भूल गए, उनको पीछे कर दिया, छुपा दिया था, और सब लोग महसूस कर रहे थे कि हम और हमारा देश जब खतरे में है तो उनका अव्वल काम उनका सामना करने का है, उसकी मदद करने का और ख़तरे का सामना करने का है। एकता की हवा चली और हमने देखा कि ऊपर की नाइत्तफाकियों के बावजूद हमारे देश में कैसी ज़बरदस्त एकता है, जो वक्त आने पर निकल आती है। हमारी हिम्मतें बढ़ी, ताकत बढ़ी, और हमने कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने की? खाली लोगों का जोश काफ़ी नहीं है। फौजी तैयारी के पीछे हज़ार और तैयारियां होती हैं। सामान बनाने, कारखाने बनाने की तैयारी जो फौजी सामान देते हैं। हवाई जहाज़ों के लिए हज़ारों कारखाने, और उसके पीछे हिंदुस्तान की बेशुमार खेती है जहां अनाज पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। उधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। लेकिन हमारी पुरानी गफलत की हालत फिर कुछ होने लगी, क्योंकि लड़ाइयाँ जरा कुछ ठंडी सी हो गई। लोग आपसी इत्तेहाद और एकता को भूलने लगे। वे अब फिर अपनी पुरानी बहसों, पुराने झगड़ों और मुल्क की कमज़ोरी को हवा पैदा करने लगे। बदकिस्मती से यह हमारी पुरानी आदत है। जब खतरा बिल्कुल सामने नज़र आया तो हम उसे भूल गए, हम फिर इधर उधर जाने लगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सरहद पर ख़तरा हर वक्त है। आपका और हमारा पहला काम है कि हम उससे मुल्क को बचाएं। उसके बाद फिर और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे? और तरक्की करने की उसकी ताकत क्या है? आपसे मैंने कहा कि मुल्क खतरे में है, तो मेरा मतलब यह नहीं कि इस वक्त कोई ख़ास बात होने वाली है। लेकिन यह जो नई तस्वीर हमारे सामने आई है, उसने हमारी सरहदों पर ऐसे नए ख़तरे पैदा किए हैं जिन्हें हम भूल से गए थे। यह ठीक है कि इन खतरों का सामना करने के लिए हम वहाँ फ़ौज भेजें, हवाई जहाज़ भेजें, लेकिन खाली फ़ौज और हवाई जहाज़ मुल्कों की रक्षा नहीं कर सकते। आजकल मुल्कों की रक्षा तभी होती है जब पूरे मुल्क के सब लोग, सब जनता, मर्द और औरत रक्षा के काम में कुछ न कुछ करें। सरहद की रक्षा के पीछे सारे देश की शक्ति चाहिए, और देश की शक्ति में सबसे पहला काम है एकता। मिलकर काम करना। खेती में या कारखाने में या जहाँ कहीं आप काम करते हों, लोग इसके लिए तैयार हों और मुल्क की ताकत इस तरह बढ़ाएं। इसका नतीजा होगा कि आपकी फौजी ताकत भी मजबूत हो जाएगी। 27 मई 1964 का दिन आ गया। 10 साल तक अंग्रेज़ों का कैदी, 3 दशक तक भारत की आज़ादी का सिपाही, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री और 74 साल का हिंद का जवाहर,
दुनिया से अलविदा कह गया। सुबह 6:20 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दोपहर 2 बजे उनका देहांत हो गया। आज़ादी के 3 महान सेनानी, कांग्रेस गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नामों से बनी त्रयी को मिलाकर प्रधानमंत्री आवास की 3 मूर्ति भवन में वीरानी पसर गई। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी, नेहरू नहीं रहे, रोशनी चली गई। नेहरू इज डेड, लाइट इज आउट। देश में 12 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। नेहरू की समाधि भी महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के बगल में बना दी गई। राष्ट्रपिता के बगल में चाचा नेहरू। 29 मई यानी ठीक उसके 28 और 29 एक दिन बाद दूसरे दिन 1964 को संसद में जो कहा गया उसे आप सुनिए, जिसे पीयूष बबेले ने अपने इस किताब में दर्ज किया है। जहां वाजपेयी जी ने जब ये कहा, उसके बाद कोई शब्द नहीं बचता इस किताब में पिरोने के लिए। उन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने, अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। एक सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी ये एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारी जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोक मग्ना है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। यवनिका पात हो गया, विश्व के रंगमंच पर एक प्रमुख नेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर ध्यान हो गया। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए किताब के एक छोटे से विवरण के साथ।